सभी को मेरा नमस्कार। आज हमारा जो चैप्टर हमारा 10वीं क्लास का 10वां चैप्टर है, जिनके हमारे लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी। और जो आज हमारा शीर्षक है नेताजी का चश्मा। तो आइए सबसे पहले हम स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय जानेंगे। स्वयं प्रकाश जी का जन्म सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल वह सेवानिवृत्त के बाद वे भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनकी तरह की कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुकी है, जिनमें उनका सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संसाधन, इस प्रकार से हमारे इनके कह सकते हैं हमारी कहानी संग्रह है। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित थे। उन्हें पहल सम्मान और बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। मध्यवर्गीय जीवन के कुशल और चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, जो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। रोचक और किस्सा गोई शैली में लिखी गई है और उनकी कहानी हिंदी की वाचिक परंपराओं को समृद्ध करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे स्वयं प्रकाश जी का जो उनका लेखन साहित्य है, वो शोषण के विरुद्ध उन्होंने अपना लेखन कार्य किया है। उन्होंने जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर होने वाले भेदभाव के खिलाफ उन्होंने अपना लेखन कार्य किया है। तो आइए हम अपने जो हमारे पाठ्य पुस्तक में लगा हुआ है नेताजी का चश्मा, तो आइए हम पढ़ते हैं, उसका थोड़ा सार जानेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे चारों ओर सीमाओं से घिरे और भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों और पशु पक्षियों से, और इन सब से प्रेम करने तथा उनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश में निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। तो स्वयं प्रकाश जी का जो हमारा अब कहानी पढ़ेंगे, उस कहानी में जो नेताजी का चश्मा है, इसमें इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है कि किस प्रकार से भारतीय अपने देश के प्रति देशभक्ति दिखाते हैं, वहाँ तक कि बच्चे भी अपना इसमें योगदान संपूर्ण रखते हैं। तो आइए हम पाठ के माध्यम से जानेंगे। तो आइए पाठ पढ़ते हैं। आइए हम पाठ पढ़ेंगे। नेताजी का चश्मा। हलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके, वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल और एक लड़कियों का स्कूल और एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा देती, तो कभी कुछ पेशाब घर बनवा देती, कभी कबूतरों की छतरी बनवा देती, तो कभी सम्मेलन करवा दिया। और इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। पूरी बात तो अब तक नहीं पता, लेकिन लगता है कि देश के एक छोटे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान या उपलब्ध बजट
से कहीं कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय उपाह ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासन विधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी एक स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया होगा। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोती लाल जी को यह काम सौंप दिया गया, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने की विश्वास दिला रहे थे। जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्तिकार संगमरमर की मूर्ति मतलब संगमरमर की थी। टोपी की नोक से एक दूसरे बटन तक कोई भी 2 फुट ऊंची, जिसे कहते थे बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे और कुछ कुछ मासूम और कमसीन फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। मतलब कि जब मूर्ति को देखते थे इस प्रकार से मतलब एक देशभक्ति की भावना उभरती थी, जैसे कि दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो, और मासूम से इस प्रकार से प्रतीत होता था। इस दृष्टि से ये सफल और सराहनीय प्रयास था, लेकिन एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं, एक सामान्य सचमुच के, आगे देखेंगे, सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया। और हलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने उसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतूहल भरी मुस्कान फैल गई। और वाह भाई, क्या आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल का। तो एक इस प्रकार से कहने लगे कि क्या बात है, मूर्ति मतलब पत्थर की और चश्मा रियल का। तो इस प्रकार से वो आगे कहते हुए जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिक का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि जो हलदार साहब इस प्रकार करने लगे, चलो कुल मिला के कह सकते हैं कि मूर्ति बनाने का जो प्रयास था बहुत सराहनीय था, बहुत ही अच्छा था। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है। वर्णन तो देशभक्ति की आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। उन्होंने कहा कि ना कि उनकी मूर्ति के रंग रूप का, ना किसी चीज का, खाली इस चीज का है कि आजकल तो देशभक्ति को मजाक की चीज बनाई हुई है। तो इस प्रकार से वो कह रहे थे मनीमन। दूसरी बार जब हलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाए कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम और चकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हलदार साहब का कौतूहल और बढ़ा, मतलब कि जानने की इच्छुकता और बढ़ी। वाह भाई, क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था, मतलब जब तीसरी बार जब आए तो तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हलदार साहब की आदत पड़ गई थी कि हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना और पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्मनीय हो गया, मतलब जब उनके मन में इच्छा और ज्यादा दुर्बल हो गई तो पान वाले उठा तो पान वाले से ही पूछ लिए, क्यों भाई, क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल जाता है, कैसे बदल जाता है। तो पान वाले ने खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था और वह एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। मतलब जो पान वाले के व्यक्तित्व के बारे में बताया जा रहा है कि मोटा सा था और काला सा था और हमेशा पान खाता रहता था, उसके बारे में बता रहे पान वाले के बारे में। हलदार साहब का प्रश्न सुनकर वो आंखों ही आंखों में हंसता और उसकी तोंद थिरकती, मतलब मोटा सा था, तोंद थिरकती और पीछे घूमकर अपनी दुकान के नीचे पान थूका, मतलब अपनी दुकान के नीचे पीछे पान थूका और अपनी लाल और काली बत्ती सी, मतलब कि लाल मतलब पान खाने से लाल और काली बत्ती सी, मतलब दांत निकालता है हंसते हुए, बत्ती सी निकाल कर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। उन्होंने बोला जो कैप्टन है जो उनका चश्मा बदलता है, ठीक है, तो यह करता है। तो हलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्या चेंज कर देता है? हलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए
और कोई ग्राहक आ गया और समझो कि उसको चौड़े चौखट चाहिए, मतलब कि उसने बोला कोई ग्राहक आ गया समझो और उसके चौड़े चौखट चाहिए। और कैप्टन कैप्टन किधर से लाए, तो उसको मूर्ति वाला देकर उधर उधर दूसरा बिठा दिया करता था, मतलब मूर्ति से वो वाला लेकर मूर्ति को दूसरा पहना दिया करता था। अब हलदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई और एक चश्मे वाला है जिसका नाम है कैप्टन, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मतलब दिल को आहत लगती है और मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही है। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी को मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार करता है, मतलब जैसे उसको चाहिए और वो फ्रेम नेताजी पहने होते हैं, तो क्या करता है, मूर्ति पर लगा देता है, उसे दूसरा मूर्ति पे लगा देता है और वो ले लेता है। तो कैप्टन आगे देखेंगे तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, का खूब है, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी को ओरिजिनल चश्मा कहाँ है। नेताजी से उन्होंने पूछा पान वाले से कि उनका ओरिजिनल चश्मा कहाँ है। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था और दोपहर का समय था। दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक ना थी और फिर भी आंखों ही आंखों में हंसा और उनकी तोंद थिरकी और कत्थे को डंडी फेंका और पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक जो मुंह में भरा हुआ था पान पीक थूका और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनना भूल गए, मतलब मास्टर बनाना भूल गए। पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली थी, मतलब उनको हैरान करने वाली बात थी। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे कि मूर्ति के नीचे लिखा था मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल, वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर मूर्ति में बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा और बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर के पारदर्शी मतलब आर पार देखने वाला पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, और कांच वाला ये तय नहीं कर पाया कि कोशिश होगी या असफल रहा होगा या बनाते बनाते कुछ बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा। ये सारी चीज हमारे जो क्या कह सकते हैं, ये सारी चीजें हलदार मन ही मन में सोच रहे थे कि इस प्रकार से हुआ होगा, इस प्रकार से हुआ होगा। ठीक है, तो हलदार जी कहते हैं बनाते बनाते कुछ बारीकी चश्मे से चक्कर मतलब बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा या पत्थर चश्मा का अलग से बनाकर फिट कर दिया होगा और वो निकल गया होगा। उफ, ये सारी चीजें सोचते हैं। ठीक है, तो हलदार साहब को ये सब कुछ बड़ा ही विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष, मतलब जो चश्मा वाला है उसके प्रति देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए जीप की तरफ चले। फिर रुके और पीछे मुड़े। पान वाले के पास जाकर पूछे, क्या कैप्टन चश्मे वाले नेताजी का साथी है? तो उन्होंने कहा जो उनका साथी है, ये आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही, कहना चाहते हैं कि ये उनका दोस्त है या उनके साथी है या मतलब कि कोई आजाद हिंद का फौजी है या कोई सिपाही है, भूतपूर्व पहले के सिपाही हो। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। हलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह से मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा और मुड़कर देखा तो अवाक रह गए, मतलब चकबग्गे रह गए, चक्के से रह गए कि एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकनी, मतलब अटैची टाइप में संदूकनी, और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे हुए थे
चश्मे के लिए अभी अभी एक गली से निकला था। मतलब इसने फेरी लगाते हैं डंडियों पे, बांस की डंडियों पे चश्मे बना रखा था, उसमें लटका रखा था। तो ऐसे कैप्टन क्यों कहते फेरी लगाता था। हलदार साहब चक्कर में पड़ गए और पूछना चाहते थे कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं। तो उनके मन में और आया हलदार साहब जी कि उसको कैप्टन क्यों कहते हैं, तो क्या यही वास्तविक नाम है। लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में बात करने को तैयार नहीं। तो अब पान वाले ने बोल दिया था अब मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूंगा। तो ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था काम काम भी आगे देखेंगे, काम भी था। हलदार साहब जीप में बैठकर चल गए। तो आप देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पे कैप्टन जी, एक कैप्टन है यहाँ पे देखेंगे, लंगड़ा है, इनके एक पैर पर वो चश्मा पहना रहे हैं नेताजी को। तो यहाँ पे देखेंगे बांस का आएगा, उस पे एक उन्होंने चश्मे लगा रखे हैं। ठीक है, इस प्रकार से वो फेरी लगा लगा के चश्मे बेचते हैं। 2 साल तक हलदार साहब अपने काम के लिए सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। कभी गोल चश्मा तो कभी चकोर, कभी लाल कभी काला, कभी धूप वाला चश्मा तो कभी बड़े कांच वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर था। उस धूल भरी यात्रा में हलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ कुछ क्षण देने के लिए वो ये सोच सोच के खुश होते रहे कि उनको कोई ना कोई चश्मा पहनने को मिलता है। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था, मतलब कि उनके मूर्ति पर किसी प्रकार का कोई चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, तो उस दिन दुकान भी बंद थी और चौराहे पे अधिकांश दुकानें बंद थी। उस चौराहे पे बाजार में अधिकांश दुकानें बंद थी और मूर्ति पे कोई चश्मा भी नहीं था। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं। पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती से सिर से आंखें पोंछता रहा। सिर से कह रही हूँ, सिरे से वो मतलब धोती के सिरे से क्या पोंछने लगा, आंखें पोंछता रहा और बोला, साहब कैप्टन मर गया। कैप्टन जो चश्मा बनाता था वो मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब और कुछ पल चुपचाप खड़े रहे। फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आके बैठ गए और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर और गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देर मतलब त्याग देने वाले हैं, पर भी हंसती है। मतलब सब कुछ त्याग देने वाले पर भी सब हंसते हैं और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढते, अपने लिए क्या बिकने के लिए मौके ढूंढते और दुखी हो गए हैं। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे और कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष जी की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष जी की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। उनके मन में पहले से था कि उनकी आंखों पर चश्मा नहीं होगा, और क्योंकि मास्टर जी बनाना भूल गए थे, अब कैप्टन जी मर गए थे, सोचा आज वहां रुकेंगे ही नहीं। उन्होंने सोचा था आज रुकेंगे ही नहीं, पान भी कहीं और खाएंगे और मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं। उन्होंने मन ही मन सोच लिया था ये सारी चीजें, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कहा, चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई और कुछ ऐसा देखा कि चीख पड़े कि रोको। जीप स्पीड में थी और ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा। रास्ता चलते लोग देखने लगे और जीप रुकते न रुकते हलदार साहब जीप से कूदकर तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसे बच्चे बना लेते हैं। हलदार साहब भावुक हुए और इतनी सी बात पर उनकी आंखों पे आंसू आ गए। तो उनको इतनी सी बात पे इसलिए आंसू आ गए क्योंकि उनको यह था कि बच्चों के मन में भी कितनी देशभक्ति की भावना है कि उनको भी पता है कि सुभाष चंद्र बोस जी की आंखों पे चश्मा जरूर होता है। तो बच्चों ने भी क्या अपनी सहूलियत से उनके लिए सरकंडों से क्या बना दिया, चश्मा बना दिया। तो इस वजह से भावुक हो जाते, उनकी आंखों में आंसू आ जाते।
तो इस प्रकार से हमारा ये नाटक ख़त्म हो जाता है। आप सब ऐसे पढ़ते रहे, आगे बढ़ते। नाटक नहीं है, कहानी है। ये जो हमारी गद्य विधा में लिखी गई है, तो ये हमारी गद्य विधा की जो द्वारा लिखी गई थी कि कहानी ख़त्म हो गई है, और जो हमारे स्वयं प्रकाश जी के द्वारा लिखी गई थी। तो आप सब ऐसे पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप सब मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।